आधुनिक काल में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य का अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है। क्या अभिधान दिया गया है ये कि 19वीं शताब्दी से अब तक, ये कब था? आधुनिक काल में। तो हमारा आंसर होगा आधुनिक काल में। सबसे ज्यादा विद्वान किसमें थे? आधुनिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से ही अभिहित किया जाता है। किस नाम से अभिहित किया जाता था? गद्य काल। और ये नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जाता है। रत्नाकर किस शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? रत्नाकर किस कवि के साथ जुड़ा है? जगन्नाथ के साथ। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप भी कमेंट में प्लीज आंसर लिखते रहिए ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति कौन सी है? उद्धव स्तक। कौन सी है? उद्धव स्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? गद्य काल। रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की नीति को अपनाया था। उद्धव स्तक के लेखक कौन है? उद्धव स्तक के लेखक कौन है? रत्नाकर। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव स्तक में कितने छंद है? ये इसमें आंसर नहीं दिए गए। उद्धव स्तक में शायद 119 छंद हैं। कितने? 118 छंद हैं। उद्धव स्तक में कितने छंद हैं? 118 छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में। उद्धव स्तक की हमको लिख्यो है कहाँ? हमको लिख्यो है कहाँ? हमको लिख्यो है कहाँ? कहन सबई लगी। कहन सबई लिखी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? इससे क्या बोध होता है? भाव उत्कर्ष। क्या बोध होता है इससे? भाव उत्कर्ष। नेक्स्ट है हमारा भारतेंदु युग। अब हम भारतेंदु युग के बारे में देख लेते हैं। भारतेंदु जी के किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? भारतेंदु ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? जानकी मंगल में। जानकी मंगल किस की कृति थी? शीतला प्रसाद त्रिपाठी की। किसकी कृति थी? शीतला प्रसाद त्रिपाठी की। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं। नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? किस उपन्यास में मानी जाती है? परीक्षा गुरु में। तो हमारा आंसर हो गया बी, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तदीय समाज से किसका संबंध है? तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध है। इसके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत किससे हुई थी? बंगला के विद्यासुंदर से। उन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1876 में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाल बोधनी नामक पत्रिकाएं भी निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्य भारत भूमि सब रत्नादि की उपजावनी, इन पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमदन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमदन। इसके भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देशभक्ति की भावना के बाद में मैथिली शरण गुप्त कृत भारती में लक्षित हुई थी। भारतेंदु की विजयनी विजय वजयंती, प्रेमदन की आनंद अरुणोदय। प्रेमदन की कौन सी कृति थी? आनंद अरुणोदय। प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत। राधा कृष्ण की कौन सी थी? 12 मासा।
और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त थी। देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त रचनाएं कौन कौन सी थी? भारतेंदु की थी विजयी, विजय विजयंती। प्रेमधन की थी आनंद अरुणोदय। प्रताप नारायण मिश्र की थी महापर्व और नया संवत। राधा कृष्ण की थी भारत 12 मासा और विनय शीर्षक से देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त थी। हमारो उत्तम भारत देश, हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित है, जो देशभक्ति की भावना को परिलक्षित करती है। नेक्स्ट देखिए, प्रेमधन ने हर्षादर्श कविता में भारत की शासनाधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है कि यह सेनाथ बोली भारत की प्रजा अनाथन। ये किसने कहा? प्रेमधन ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तान का गुणगान किया था। प्रेमधन ने राजभक्ति भावना सरिस और ठोर कहू नाही कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया, जो अंबिकादत्त व्यास ने जयंती राजराजेश्वरी जय परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार प्रकट किया गया। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजन राज सुख साज सजे सब बारी, पे धन विदेश चली जात ही अति खयारी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की है? किसने की है? बालकृष्ण भट्ट ने। तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किया है। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारतेंदु युग के कवियों ने हिंदी और ब्रज भाषा में लौकिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित कौन सी थी? लक्ष्मण सिंह की रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिनमें भाव अंतरण की सरसता, शैली की लालित्य, शुद्ध ब्रज भाषा और सवैया छंद प्रमुख हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं कौन सी हैं? ऋतु सनार और मेघदूत। ये ऋतु सनार और मेघदूत काफी बार पूछा जाता है कि ठाकुर जगमोहन द्वारा अनुदित रचनाएं कौन सी है? ऋतु सनार और मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया था लाला सीताराम ने। किसने किया था? लाला सीताराम ने। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया, जिसमें भूल भुलैया प्रमुख है। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, गन्नाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया था। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुचर्चित है। इसकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई थी, जैसे बैरगिया नाला। नेक्स्ट हमारा, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? भारतेंदु युग के कौन कौन है? बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। श्रीनिवास भी भारतेंदु युग के, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के। तो हमारा आंसर हो गया बी। बाल मुकुंद गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? शिव शंभू का चिट्ठा और चिट्ठे और खत। गोल्ड स्मिथी की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। किसने किया? श्रीधर पाठक ने। श्रीधर पाठक ने कालिदास कृत ऋतु सनार और गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट डेंट और दे ट्रैवलर का काव्य अनुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी और उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक नामक शीर्षक से किया। ये किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। और ये रचनाएं किसकी थी? ट्रैवलर और गोल्ड स्मिथ की। नेक्स्ट, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया है। कब दिया है ये? 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है ये? फूलों का गुच्छा। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता? भारतेंदु युग की।
इसकी सारी विशेषताएं देख लेते हैं हम एक बार। देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना थी इसमें, जनवादी विचारधारा, क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं, प्राचीन परिपाटी की कविता, कलात्मकता का अभाव, काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग, काव्य में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था, ब्रज भाषा का, हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति तथा प्राचीन छंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कवि कौन से थे। भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से थे? हरिश्चंद्र, मेघगन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण, ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतेंदु युग के नाटककार कौन थे? भारतेंदु युग के नाटककार कौन थे? श्रीनिवास दास। कौन थे? श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग की कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमारा आंसर हो गया बी। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमदन। तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट हमारा, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? किसके नाम के आधार पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और भारतेंदु युग का भारतेंदु के नाम पर। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? ये उक्ति किस साहित्यकार की? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा आंसर हो गया सी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है? संपत्ति शास्त्र। कौन सा है? संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का एक और नाम है। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? जागरण और सुधार काल। जागरण और सुधार काल। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधि से विभूषित किया गया है, नाथुराम शंकर। कौन है ये? नाथुराम शर्मा शंकर। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस लौटा दिया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने लौटाया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और जूही की कली किसकी कृति थी? निराला की, जो बाद में सुधायो मतवाला से जुड़े थे, निराला जी। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित के वापस लौटा दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? किसकी कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे। तो हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखिए, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? ये किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? किसकी रचनाओं में हुआ? मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? द्विवेदी युग के कवि कौन कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। लेकिन सोहन लाल द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं।
खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवासी, और ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। इसमें 17 सर्गों में इसे बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए, वेदई वनवास नामक काव्य लिखा है। वेदई वनवास किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। किसकी रचना? वेदई वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। वेदई वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, और किसके द्वारा लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। तो हमारा आंसर होगा डी। हरिओद के प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? सर्ग कितने इसमें? 17। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं देख लेते हैं। चोखे चौबते, वेदई वनवास और चुभते चौबते, ये किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। विचित्र विवाह किसकी है? ये है रामचरित उपाध्याय की। विचित्र विवाह किसकी है? रामचरित उपाध्याय की। इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी? विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, देवदूत और देवसभा। रामचरित चिंतामणि, ये इसका प्रबंध काव्य था। किसका? रामचरित उपाध्याय का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? हरिओद का कौन सा है? चोखे चौबते, वेदई वनवास और चुभते चौबते, ये किसके हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था। गगन था कुछ लोहित हो चला, त्रु शिखा पर थी जब राजती, कामानी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? इन पंक्तियों का संबंध है प्रिय प्रवास से, और ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। द्विवेदी युग की कविता है। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। नेक्स्ट, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता? किस युग की है? द्विवेदी युग की। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? इसमें किस किस प्रवृत्ति की प्रमुखता है? गद्यात्मकता, वैचारिकता और इतिवृत्तात्मकता। काव्यात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है, बल्कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। राजपूती आन की कथा है। राजपूती आन की कथा क्या है? रंग में बांग। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त का। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान के रचनाकार हैं। किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? किसके चारित्रिक विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला। साकेत में किसका वर्णन है? लक्ष्मण और उर्मिला, और इसका 8th और 9th सर्ग काफी इम्पोर्टेंट है। रंग में बंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। मैथिली शरण की काव्य रचना कौन कौन सी है? सिद्धराज, हिडिंबा और जय भारत। लेकिन कृषक करंदन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया डी। मैथिली शरण द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? जयद्रथ वध क्या है? एक खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। किसमें किया है? साकेत में। साकेत में उर्मिला और लक्ष्मण का वर्णन किया गया है।
उर्मिला के विरह का वर्णन साकेत में हुआ है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? नोमा। तो हमारा आंसर हो गया डी। द्विवेदी युग में संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। छायावाद के बारे में देख लेते हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? छायावाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। तो हमारा आंसर हो गया ए। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना कौन सी है? झरना। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। आधुनिक काल को किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? रहस्यवाद की भावना पाई जाती है छायावाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किया है। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। छायावाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? विशेष्य, विपर्ण, मूर्ति विधान और स्वच्छंद भावावेश। तीव्रतात्मकता इसकी विशेषता नहीं है। तीव्रतात्मकता किसके? द्विवेदी युग के। तो हमारा आंसर हो गया ए। विशेष, विपर्ण, मूर्ति विधान और स्वच्छंद भावावेश। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। तो हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान के प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति हैं। कौन सा है? छायावाद। पहला था भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग और तीसरा क्या है? छायावाद। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक और लाक्षणिक पदावली किस युग की है? छायावाद की। तो हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कामयानी की भाषा है। कामयानी की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना का। कामयानी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामयानी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। आंसू है। आंसू इनमें से क्या है? विरह काव्य। तो हमारा आंसर हो गया डी। आंसू क्या है? विरह काव्य। जयशंकर प्रसाद की कृति किस विकल्प में है? जयशंकर प्रसाद की है झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी और स्कंद गुप्त। झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी और स्कंद गुप्त। ध्रुव स्वामिनी और स्कंद गुप्त नाटक है। कामयानी की श्रद्धा डैश का प्रतीक है? कामयानी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया है? प्रेम पथिक। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? जयशंकर प्रसाद की कृति है कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी और तितली। लेकिन चारू चंद लेख जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी है। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्रवा, नामदास का पोथा, कुटुज, विचार परवा, अशोक के फूल, कल्प लता, आलोक पर्व, विचार और वितरक। किसकी है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी और तितली किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके, कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मांगला पारितोषिक प्राप्त हुआ था। मांगला पारितोषिक हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर मिला था? कबीर पर। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ये एक बार आप कमेंट में इसका आंसर लिखने की कोशिश करिए। जयशंकर प्रसाद की कृति में से कौन सी नहीं थी? दीपशिखा। दीपशिखा किसकी थी? महादेवी वर्मा की। और जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी हैं? कानन कुसुम, झरना और कामयानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देख लेते हैं। कानन कुसुम, वन मिलन, प्रेम आश्रय, प्रेम पथिक, रघुवंश कमल, कमाल, छोटा जादूगर, आंधी और अघोरी का मोह, अपराधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा और आकाशदीप। ये किसकी रचनाएं? जयशंकर प्रसाद की। निहार की रचना किसने की है? निहार की रचना किसने की? महादेवी वर्मा ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? महादेवी वर्मा की है यामा। यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। दीपशिखा, निर्जा, ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। आंगन के पार द्वार किसकी है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे की। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे की। अज्ञे की और रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। हरि ओ करुणा परबाम्य, हरि ओ करुणा में परबाम्य, हरि घास पर क्षण भर, इंद्र धनु रोदे हुए ये पूर्वा सुनहले सवाल, कितनी नाव में कितनी बार, बावरा अहेरी इत्यम, चिंता पहरे में सन्नाटा बुनता है। ये किसकी है? आगे की। सप्तपर्णा किसकी कृति है? सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की कृति है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? छायावादी कवि कौन सा नहीं है? ये है जायसी। तो हमारा आंसर हो गया जायसी। जायसी क्या था? सूफी कवि। छायावाद के प्रमुख कवियों में किस में गीतों की मधुर वेदना का मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? किसके गीतों में है? महादेवी वर्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल सुख सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? किसने विरोध किया है? महादेवी वर्मा ने। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्तियां किसकी है? यह पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? किस रचना का है? कृतिवास रामायण। कृतिवास रामायण का। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? यह कथन महादेवी वर्मा का। तुम्हारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना को सर्वाधिक प्रभाव था? किस रचना का था? कृतिवास रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता
परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? किस में प्रकाशित हुई थी? पल्लव में। हमारा आंसर हो गया सी। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन से कवि थे? सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से। ग्रामीण परिवेश से। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था? अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन से कवि थे? सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है लोकायन के रचयिता हैं। लोकायन के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन से हैं? सुमित्रानंदन पंत। पंत की पहली रचना है। पंत की पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा। डैश अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित था? सुमित्रानंदन पंत। तो हमारा आंसर हो गया सी। आप भी कमेंट में आंसर लिखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम आंसर देख लेते कौन सा सत्य है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन थे? पंत जी। पल्लव पंत की रचना है, ये भी सही है। लोकायन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युगीन कवि थे, ये गलत है क्योंकि पंत कौन से युग के कवि थे? छायावाद के। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है निराला जी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी महाकाव्य नहीं है? कामयानी महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है और प्रिय प्रवास भी। पल्लव महाकाव्य नहीं है। अनामिका काव्य किन के द्वारा रचित है? अनामिका काव्य निराला की रचना है। हिंदी साहित्य में महापुराण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? महापुराण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? निराला के लिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए महापुराण प्रयुक्त हुआ है। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट देखिए, गीतिका के रचनाकार हैं। गीतिका के रचनाकार कौन है? निराला जी। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है? इनकी लंबी कविता कौन सी है? कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा और सरोज समृद्धि। इनका एक दुख शोक गीत है। भिक्षुक इनकी लंबी कविता नहीं है। साहित्यिक, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? साहित्यिक क्षेत्र में सबसे अधिक विरोध हुआ निराला जी का। निराला की बादल राग कविता का संबंध है। बादल राग कविता का संबंध किससे है? प्रकृति के सौंदर्य से। नेक्स्ट है, प्रतिपल परिवर्तित वयु वेद कौशल समूह राक्षस विरोध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम। ये पंक्तियां किस में से ली गई है? राम की शक्ति पूजा में से। बादल राग के रचयिता हैं। बादल राग के रचयिता कौन है? निराला जी। तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति हुई है? इसमें हुई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध किसका हुआ था? छायावाद में निराला का। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? निराला की अंतिम कविता है, अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ये इनकी अंतिम कविता है जो 1961 में प्रकाशित हुई थी। मुक्त छंद के प्रणेता है निराला। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला जी। निराला की जूही की कली उदाहरण है। निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्त छंद का।
प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। नेक्स्ट है रबड़ रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? निराला को। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? निराला को। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? व्यंग्यपरक कविता इनकी कौन सी है? कुकर मुता, जो 1941 ईस्वी में व्यंग्यपरक कविता रची गई थी। इनका मूल स्वर क्या था? प्रगतिवादी। और यह किस में संकलित हुई थी? कुकर मुता नए पत्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। महादेवी वर्मा ने क्या कहा? छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उदित है, जीवन का उदित गीत है। रामकुमार वर्मा ने आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्य है और वही छायावाद है। शांति प्रिय द्विवेदी ने क्या कहा? जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। तुम्हारा आंसर हो गया सी। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है वह धारा प्रगतिवाद। ये हम प्रगतिवाद के बारे में भी देखेंगे। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। तुम्हारा आंसर हो गया बी। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रदान। क्या है? वर्ग चेतना प्रदान। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावादी कवि हैं नरेंद्र शर्मा, बच्चन और अंचल जी। रामकुमार वर्मा छायावादी कवि नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी वर्ग के कवि हैं। कौन? रामकुमार वर्मा। द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? ये प्रगतिवाद का। प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। डैश प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद का आधार क्या है? द्वंदात्मक भौतिकवाद। तुम्हारा आंसर हो गया डी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? मुल्क राज आनंद और सजाद जहीर के। तुम्हारा आंसर हो गया सी। मुल्क राज आनंद और सजाद जहीर के प्रयत्न से। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान था? छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मार्क्सवादी प्रभाव। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? डी। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने की थी? प्रेमचंद ने। तो हमारा आंसर हो गया ए। प्रगतिवाद के अंतर्गत किस विचार को अमान्य है? कौन सा विचार अमान्य है? रूपवाद। और कौन कौन से मान्य हैं? यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद मान्य है। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो हम देख लेते कौन कौन सी हैं। धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में अनास्था, आस्था, ये इसकी प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी? प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषण वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण,
मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और ईश्वर के प्रति अनास्था। ये किसकी विशेषता थी? प्रगतिवाद की। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? नागार्जुन प्रगतिवाद धारा के कवि हैं। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किसका? नागार्जुन का। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन थे? नागार्जुन जी। तो हमारा आंसर हो गया बी। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह कौन सा है? प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये सही नहीं है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद का मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो हमारा आंसर हो गया ए। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट देखिए, जमूल जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? जमूल जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। तो हमारा आंसर हो गया डी, केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं नींद के बादल, आग का झरना। ये किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। लेकिन युग की गंगा, युग धारा किसकी है? नागार्जुन की। युग की गंगा कृति कल्प लिखा हुआ है। युग धारा किसकी है? नागार्जुन की। और आग का आईना, आग का आईना भी इसमें क्या है? आग का झरना। लेकिन ये क्या आएगा? आग का आईना। प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा था? युग की गंगा, जो आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ था। ये किसका था? केदारनाथ अग्रवाल का। युग गंगा। अबे अबे सुन बेगुलाब भूल मत कर, पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रगतिवादी कविता से। तो हमारा आंसर हो गया ए। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन कौन है? नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध। नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध प्रगतिवाद के कवि हैं। लेकिन आगे जी प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि हैं। अंधेरे में कविता किसने लिखी थी? अंधेरे में कविता मुक्तिबोध ने लिखी थी। तो हमारा आंसर हो गया ए। कामयानी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? मुक्तिबोध किस रचना के कवि हैं? अंधेरे में। तो हमारा आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? अंधेरे में। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? ये रहस्यवाद पुरुष का बिंब किस किस में है? मेरे सहचर मित्र, इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई। लेकिन अंधेरे में एक फंटेसी कविता है।
चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना? मुक्ति बोध की। तो हमारा आंसर हो गया बी। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा में जन्मदिन की धूप में, जन्मदिन की धूप में इसमें संकलित नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया ए। भूल गलती कविता के कवि कौन है? भूल गलती कविता के कवि हैं मुक्ति बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्ति बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? किसको किया गया था? भारत इतिहास और संस्कृति। तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं किस अन्य भाषा में हैं? अवधी में। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? आगे जी। तो हमारा आंसर हो गया सी। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? अंधेरे में कविता किसने लिखी है? मुक्ति बोध ने। कामयानी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्ति बोध हैं? अंधेरे में। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस कविता में नहीं है? ये किस में नहीं है? अंधेरे में। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? इसमें कौन सी कविता नहीं है? जन्मदिन की धूप में। कौन सी नहीं है? जन्मदिन की धूप में। तो हमारा आंसर हो गया ए। भूल गलती कविता के कवि हैं। भूल गलती कविता के कवि कौन से हैं? मुक्ति बोध। नेक्स्ट है, मुक्ति बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया है? भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति। नेक्स्ट है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? अवधी में। हारे को हरि नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर जी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। दिनकर की काव्य रचनाएं हैं हुंकार, उर्वशी और कुरुक्षेत्र।
त्रिधारा दिनकर की रचना नहीं है, बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। दो रहा समय के रथ का गरगर नाद, सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये किसकी पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की, एनसीईआरटी में भी लगी हुई कविता है। जनतंत्र का जन्म। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, कौन सा है? कुमकुम। तो हमारा आंसर हो गया डी। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन थे? कौन थे? शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह। अब हम प्रयोगवाद के बारे में देख लेते हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? यह वाद प्रयोगवाद से संबंधित है। आज्ञा का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। प्रयोग के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? नई राहों का अन्वेषण। क्या है? नई राहों का अन्वेषण। तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, प्रयोगवादी कविता। प्रयोगवादी कवियों की रचना किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक में। डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया था? किसने प्रभावित किया था? अस्तित्ववाद ने। तो हमारा आंसर हो गया बी। आगे कौन से वाद के कवि हैं? आगे प्रयोगवाद के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं बल्कि साधन माना जाता है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। ये गलत है क्योंकि यह विकसित रूप है। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। आगे जी को। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक के कवि कौन कौन है? गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे और मुक्तिबोध। ये तार सप्तक के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह पहले तार सप्तक में नहीं थे, बल्कि ये किस तार सप्तक के हैं? दूसरे तार सप्तक के। इनमें से तार सप्तक में शामिल नहीं है। तार सप्तक का मतलब क्या है? पहला तार सप्तक। पहले तार सप्तक में थे आगे जी मुक्तिबोध और नेमीचंद जैन। शमशेर पहले तार सप्तक में नहीं थे। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? केदारनाथ तीसरे सप्तक के कवि हैं। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन है? सुमन राजे। सुमन राजे। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? उसमें रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं है। चौथा सप्तक में कौन सी कवित्री संकलित है? सुमन राजे। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है? तार सप्तक में शामिल हैं प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल और रामधारी सिंह दिनकर। नेमी जैन नहीं है। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन और मुक्तिबोध शामिल है। रघुवीर साय फर्स्ट तार सप्तक में नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? भवानी प्रसाद की कविताएं दूसरे सप्तक में हैं। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1943 में। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में संकलित नहीं है? दूसरे सप्तक में मुक्तिबोध नहीं है। निम्न में से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं रघुवीर साय। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रयोगवाद से।
इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? रघुवीर साई। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवियत्री शामिल है? इनमें कौन सी थी? इसका आंसर हमारा शकुंतला माथुर। कौन है? शकुंतला माथुर। इसमें एक ही कवियत्री थी। चौथे में कौन थी? सुमन राजे। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध कविता के संकलन के कवि कौन है? रघुवीर साई। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ? नकेनवाद परपदवाद और प्रयोगवाद के भीतर ही परपदवाद और नकेनवाद भी पनपा था, इसलिए इसकी एक छोटी सी शाखा है। इसके कवि कौन कौन थे? नकेनवाद के नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता नकेनवाद के कवि थे। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कवि कौन कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? नकेनवाद से जुड़ा था इनमें से। नकेनवाद में कौन कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। तो इसमें केसरी कुमार और नरेश मेहता दोनों ही जुड़े थे। इनमें से कौन परपदवाद से संबंधित नहीं है? परपदवाद से संबंधित थे नलिन विलोचन शर्मा, नरेश मेहता और केसरी कुमार। परियाग नारायण त्रिपाठी परपदवाद में नहीं थे। गौर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद की। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नई कविता के बारे में देख लेते हैं। नई कविता के प्रवर्तक हैं। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? आगे जी, तो हमारा आंसर इनमें से कोई भी नहीं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है भौतिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का त्याग्रह, कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। नई कविता के लक्षण हैं। नई कविता के लक्षण है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। तो हमारा आंसर हो गया ए। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 में। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है, नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका? राजेंद्र यादव का। डैश नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। हिंदी गद्य साहित्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो